मैं हूं संदीप कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। आज इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनोमेट्रिक कैटालिसिस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है जिसका नाम है विल्किंसन कैटालिस्ट। और ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में ये पहला खोजा गया ऑर्गेनोमेट्रिक कैटालिस्ट है जो इफेक्टिवली वर्क करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने में, मतलब कि ये एल्कीन्स और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करता है। कैटालिस्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टी जो आप पहले से जानते हैं, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा कुछ पॉइंट उसमें रिपीट कर दूं। कैटालिस्ट ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो खुद अनचेंज रहते हुए रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा कर पाते हैं क्योंकि जैसे ही कैटालिस्ट हम किसी रिएक्शन मीडियम में ऐड करते हैं तो वो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये किसी रिएक्शन के किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को कभी अफेक्ट नहीं करते हैं। कैटालिस्ट लिए बिना जो रिएक्शन होगा या कैटालिस्ट के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे, दोनों ही केस में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं उस रिएक्शन की वो सेम आती हैं, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट रोडियम कॉम्प्लेक्स है जो कि फोर कोऑर्डिनेशन साइट्स पे इसमें लिगेंड होते हैं। इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। 3 कोऑर्डिनेशन साइट पे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन प्रेजेंट होते हैं और 4th कोऑर्डिनेशन साइट पे क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें यहां से तो +1 होता है क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, और Cl एनायन लिगेंड चार्ज -1 होता है इसका, तो इसका काउंटर चार्ज रोडियम के ऊपर आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन काउंट से हम देखें, इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए आपको लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और साथ में मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो रोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का न्यूट्रल एटम काउंट होता है 2 और Cl का होता है 1। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट आता है 16, मतलब विल्किंसन कैटालिस्ट में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके जो वर्क होते हैं मैंने बता ही चुका है कि ये एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजनेशन कराता है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि एडिशन का जो नेचर होता है हाइड्रोजन्स का वो सिन होता है, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन जो आते हैं जो सबस्ट्रेट पे वो सेम साइड से आते हैं, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट एक बहुत बड़े साइज का लिगेंड है तो इसके कुछ रिएक्टिविटी के फैक्टर्स हम कैटालिटिक साइकिल के बाद देखेंगे। नेक्स्ट है इसका कैटालिटिक साइकिल। विल्किंसन कैटालिस्ट में कोई मेटल कार्बन बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेट्रिक कैटालिस्ट कहलाता है। रीजन ये है कि इसके कैटालिटिक साइकिल में कई सारे ऐसे स्टेजेस आपको दिखाई देंगे जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिएक्शन। एल्कीन पे हाइड्रोजन को ऐड करना है और एल्केन बनाना है बाय यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट है जिसमें हमने PPSC को रिप्रेजेंट किया है L से। रिएक्शन का पहला स्टेप, मैकेनिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए चलेंगे, मैकेनिज्म समझना आसान होता है। पहले स्टेप में सॉल्वेंट लिगेंड को रिप्लेस करता है, सॉल्यूशन का स्टेप है ये। इलेक्ट्रॉन काउंट बना हुआ है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 16 इलेक्ट्रॉन। जो 16 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कॉमनली दिया करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, मतलब कि हम एक ऐसा पार्ट उसमें लाके जोड़ते हैं जिससे कि मेटल का एडिशन हो जाता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके ऐड होने वाला है हाइड्रोजन, ठीक। जब जुड़ने वाले पार्ट का नेचर नॉन पोलर होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, इसलिए जो एडिशन का नेचर होता है, जो दो ग्रुप्स हमारे ऐड होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सीस पोजीशन पे आते हैं, ठीक। तो अगले स्टेप में हाइड्रोजन का ऐड हो गया है, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव एडिशन, और इलेक्ट्रॉनिक काउंट अब हाइड्रोजन का भी ऐड हो गया है, इसलिए 16 से कितना हो गया है 18। जितना मैकेनिज्म में वो फ्लक्चुएट करता है इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन काउंट्स के बीच में 16 18 16 18, ठीक है। अगले स्टेप में देखें तो हमने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है, अब एल्कीन आता है। एल्कीन को हम सबस्ट्रेट में जैसे ही लाते हैं वो सॉल्वेंट को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे अपना जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जिन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉमनली दो रिएक्शन दिया करते हैं, एक होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन
उसके बारे में आप रिएक्शन के बीच में न सोचें, इसलिए क्योंकि ये जो स्टेप होता है वो रिएक्शन का हमेशा किसी भी कैटालिटिक साइकिल का आखिरी स्टेप होता है। तो उसके पहले हम रिलेटिव एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं खोजेंगे। तो दूसरा एक और रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन, और उसी के इक्विवेलेंट होता है एल्कीन इंसर्शन। अगर एनायनिक पार्ट के साथ CO लिगेंड प्रेजेंट है तो रिएक्शन होता है माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। और अगर उस पार्ट पे एल्कीन है तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन इंसर्शन या ओलेफिन इंसर्शन। तो हमारे पास एल्कीन है और एनायनिक पार्ट है। यहाँ पे एनायनिक पार्ट एल्कीन के साथ कपल करता है और ये मेटल के साथ जाके अटैच होता है, तो एल्कीन लिगेंड बन गया। अब एल्काइल लिगेंड, इसमें हाइड्रोजन की माइग्रेशन के टाइम पे आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि प्रोडक्ट हम ऐसा बनाएं जिसमें नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स कम हो, क्योंकि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन उतना ही वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो इस स्टेप में इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को हम ऐसा ऐड करें, ऐसा कपल कराएं कि बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम मिले। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कराया तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर हमने यहाँ ऐड कराया होता और ये इससे अटैच हुआ होता तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3 तो यहाँ होती, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट तो हाइड्रोजन भी वहां पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, हमेशा दो एनायनिक पार्ट जब हो जाते हैं आपस में कपल करते हैं और रिएक्शन में कैटालिस्ट से रिमूव होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, जो कि हमको चाहिए था, और कैटालिस्ट अपने आप को रिकवर कर लिया। साइकिल लगातार चलता रहता है। क्लियर है? ठीक, पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, एल्कीन कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद फिर एल्कीन इंसर्शन, देन लास्ट स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन। 4 स्टेप में ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसा कि स्ट्रक्चर में क्लियर है, विल्किंसन कैटालिस्ट एक बहुत बल्की साइज का लिगेंड है, बहुत बड़ा लिगेंड है। बहुत बड़ा लिगेंड है तो क्या प्रॉब्लम है कि जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे इसको पहुंचने में प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं करा पाएंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। कैटालिस्ट के आने के लिए 2 फेज थे, एक एक्सो फेज से अटैक कर सकता था, वो आ सकता है, एक एंडो फेज से आ सकता था। तो एंडो फेज से आने में ये जो एथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ से कैटालिस्ट के आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है जिसमें हाइड्रोजन एक्सो साइड पे अटैच है, एक्सो साइड से आते हैं, और ये हमारा एंडो प्रोडक्ट माइनर बनता है। देन नेक्स्ट है, अगर हमारे सबस्ट्रेट में 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है और दूसरा नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट प्रेफर करता है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन को, ठीक। मतलब दोनों के अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन प्रेफरेंशियली हाइड्रोजनेट होता है। देन नेक्स्ट वन, ये भी उसी बेस पे है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे, इंटरनल डबल बॉन्ड और टर्मिनल डबल बॉन्ड दोनों में कंपेयर करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहां पे होगा, टर्मिनल पे, इसलिए जहां पे दोनों टाइप के डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां पे टर्मिनल का हाइड्रोजनेशन प्रेफरेंशियली होता है जब हम यूज करते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, अगर हमारे एल्कीन के आसपास, एल्कीन के पास वाले पोजीशन में कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप हो सकता है, SH ग्रुप हो सकता है, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो विल्किंसन कैटालिस्ट इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। अब कोऑर्डिनेशन से क्या क्या होगा, पहला तो ये कि एल्कीन तक पहुंचने में हेल्प करेगा ये पोलर ग्रुप, मतलब कि हाइड्रोजनेशन के रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा वो। दूसरी बात ये है कि जिस फेज पे ये प्रेजेंट होगा पोलर फंक्शनल ग्रुप, अब पूरा कैटालिस्ट उसी फेज पे प्रेजेंट है, तो जो हाइड्रोजन ड्रॉप करेगा वो डबल बॉन्ड के पास, वो उसी फेज से ड्रॉप करेगा जिस फेज में वो हमारा पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जांपल से इसको हम समझें, अगर इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करें विल्किंसन कैटालिस्ट लेके, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद कैटालिस्ट में एल्केन कोऑर्डिनेशन के पहले वो OH ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, OH ग्रुप के साथ वो जुड़ता है, तो अब पूरा कैटालिस्ट उसी फेज में जहां पे OH होता है प्लेन के ऊपर, तो फाइनल प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन्स ऐड होंगे
वो भी प्लेन के ऊपर ही होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो अगला ग्रुप होगा उसके अलावा जो पहले से प्रेजेंट था वो प्लेन के बिलो होगा। तो ऐसे रिएक्शन के स्टोइकोकेमिस्ट्री में ये काफी यूज होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा कैटालिस्ट का टॉपिक था। इसमें आप रिएक्शंस बढ़ा सकते हैं, जितने रिएक्शन के केसेस आप देखेंगे उतना कैटालिस्ट की एक्टिविटी और रिएक्शन की सिलेक्टिविटी आपकी क्लियर होगी। ठीक है, कैटालिस्ट फिर से मैं रिकैप बता दूं, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड 3 प्रेजेंट है कैटालिस्ट में, एक क्लोरो लिगेंड 4 लिगेंड के साथ इस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें। कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, एल्कीन कोऑर्डिनेशन, ओलेफिन इंसर्शन, रिएक्टिव एलिमिनेशन। और कैटालिस्ट की सिलेक्टिविटी में देखें अगर तो सेलेक्ट करता है प्रेफरेंशियली ये उस साइड को जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अगर कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक साथ प्रेजेंट है तो ये प्रेफर करता है नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को। उसके साथ ही अगर उसमें कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सबस्ट्रेट के अंदर तो पोलर फंक्शनल ग्रुप के साइड से हाइड्रोजन ये सबस्ट्रेट में ऐड कराता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। थैंक यू।